की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 3 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देख सकते हो। अब ये जो चैप्टर है ना, ये आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें उतनी डेप्थ के क्वेश्चन नहीं आते जितना कि जनरली आप लोग टेस्ट सीरीज में सोल्व करते हो। और ऑब्वियस सी बात है, आपको एट द एंड यूपीएससी कट ऑफ क्लियर करनी है, ना कि टेस्ट सीरीज की। तो इस टॉपिक को हम लोग यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से करेंगे, ना कि टेस्ट सीरीज में जो डीप क्वेश्चन आते हैं उस पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला फंडामेंटल राइट आप लोगों को मालूम होगा ये कौन से पार्ट में मेंशन है, पार्ट 3 में। पार्ट 1 में क्या है, आर्टिकल 1 से 4 जिसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में है, मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। आर्टिकल फिर 5 से 11 सिटीजनशिप के बारे में है। उसके बाद आर्टिकल 12 से 35 जो है वो आपका फंडामेंटल राइट के बारे में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी सिंपल आते हैं। फंडामेंटल राइट को बेसिकली 6 उसके अंदर डिवाइड किया गया है ब्रॉड हेडिंग्स के अंदर। जैसे जो सबसे पहली आती है वो है आपकी राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर आता है कल्चर एंड एजुकेशन राइट, फिर आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। अब इनके अंडर ना आपको फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से 18, उसके बाद राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, ओके। उसके बाद मतलब कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23, 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 25 से 28, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट में आर्टिकल 29, 30 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आपका हो गया आर्टिकल 32। अब सबसे पहले कुछ फीचर्स देख लेते हैं फंडामेंटल राइट के, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट है ना, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, यानी कि जो भारत के नागरिक है ना वही इनको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट है वो फॉरेनर्स के लिए भी है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, मतलब ये फंडामेंटल राइट है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता या ये फिर एब्सोल्यूट है, नहीं। दे आर क्वालिफाइड इन नेचर। जब मैं बोलता हूँ ना क्वालिफाइड इन नेचर, इट इज सिंपली मीन्स दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ओके। तो जो ये वर्ड है ना, दे आर क्वालिफाइड इन नेचर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मीन्स दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि अगर स्टेट चाहे तो आपके फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है सोनिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे। अब नेक्स्ट जो आता है वो है आपका जस्ट 1 मिनट सो नेक्स्ट जो है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट एंड प्राइवेट एक्शन। जनरली मोस्टली जो फंडामेंटल राइट है ना आपके, वो स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल है, यानी कि अगर स्टेट आपके इस फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, और ये फंडामेंटल राइट है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। अंडरस्टूड? लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि इवन प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है। एग्जाम्पल के तौर पर आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, 17 क्या है, अनटचेबिलिटी का, कि भाई आपके साथ कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है तो उस सिनेरियो में आप कोर्ट में जा सकते हो, चाहे कोई इंडिविजुअल करे। आर्टिकल 23 चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। आर यू गेटिंग इट? कुछ राइट नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो स्टेट को रोकते हैं कि आप ऐसा मत करो, जैसे आर्टिकल 14 हो गया। कुछ राइट पॉजिटिव है, मतलब कि वो कुछ इंटाइटलमेंट देते हैं, जैसे आर्टिकल 21 हो गया जो कि एजुकेशन की बात करता है। अब ये जस्टिसेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है तो क्या आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके बोल सकते हो देखो हमारा आर्टिकल ना ये वायलेट हुआ है तो हमें जस्टिस चाहिए, बिल्कुल जा सकते हो। और इवन फंडामेंटल राइट को आप इन्फोर्स कराने के लिए डायरेक्टली जा सकते हो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। अब मुझे एग्जांपल मैं आपसे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि जो फंडामेंटल राइट है ना, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो वो ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव है, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव है। और आप मुझे ये बताना ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। पहले तो बताना क्या ये स्टेटमेंट ठीक है पहले वाली, फिर बताना ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है अमेंडेबिलिटी। क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हम लोगों ने देखा भी है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बिना बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर किए हुए। जैसे फंडामेंटल राइट को हम लोग अमेंड कर सकते हैं, हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्जांपल देखे हुए ऑलरेडी, राइट। जैसे आर्टिकल 21 हो गया, पहले वो आर्टिकल 45 हुआ करता था डीपीएसपी। नाउ नेक्स्ट है इमरजेंसी सस्पेंशन, यानी कि हमारे यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं
जिनको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को आप कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते, राइट। और आर्टिकल 19 जो वो सस्पेंड होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी केसेस पे। डोंट वरी, ये हम करेंगे जब हम इमरजेंसी वाला चैप्टर करेंगे ना, तो वहाँ पे हम इसको काफ़ी डिटेल में करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 35 इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट पे, और कुछ स्पेशल प्रोविजन है दैट यू डोंट नीड टू रिमेंबर फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दिस इज मोर रेलेवेंट फॉर योर मेंस। एंड ये जो क्लासेस है आपकी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव है कि आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो है जो इजी क्वेश्चन है वो गलत ना हो, राइट। और गाइस मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो PDF है ना, ये आपको CSE मैट्रिक्स के चैनल पे मिलेगी। इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, प्लस में कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव है जिनको आप देख सकते हो, और ये एक PYQ का कोर्स भी है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपका प्रीलिम्स मतलब आपको PYQ नहीं समझ में आ रहे हैं या आप अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, तो ये वाला कोर्स आप ऐप पे जाके परचेस कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में फंडामेंटल राइट। अब आर्टिकल 12 जो है ना, इसमें डेफिनेशन है स्टेट की डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया सर, मतलब कि लेट्स से हमने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट, मतलब कि सिंपल सा पर्पज ये है कि भाई अगर स्टेट आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। अब स्टेट में जनरली वही पार्लियामेंट हो गया, मतलब नॉर्मल जो हमारा ये होता है ना जो गवर्नमेंट है जनरली, उसी को हम स्टेट बोलते हैं। इसकी पूरी बड़ी डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना रटने की जरूरत नहीं है। बस इसमें एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये आता है जनरली अगर आए तो, कि क्या जुडिशरी स्टेट का पार्ट है। तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है तो वो स्टेट का पार्ट है, अगर जुडिशियल फंक्शन कर रही है तो वो स्टेट का पार्ट नहीं है। बस आप इतना याद रखना, राइट। उसके बाद आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन है कि एग्जैक्टली लॉ का मतलब क्या है, ओके। अब मेन आता है आपका आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 को आपको अच्छे से करना है। आर्टिकल 14 बात करता है राइट बिफोर इक्वलिटी, यानी कि कानून के सामने हर कोई इक्वल है। दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि इक्वल सर्कमस्टेंसेज में ही लॉ जो है मतलब इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। अंडरस्टूड। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, कानून के सामने हर कोई इक्वल है चाहे कोई भी हो। तो ये ब्रिटिश ओरिजिन से है, और ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है कि भाई कोई भी बंदा कानून से ऊपर नहीं है। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज है, मतलब कि किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया है। हर एक बंदा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस, अमीर है गरीब है सब बराबर है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जो रिजर्वेशन दिया जाता है ना जनरली, वो इसी के अंडर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आप टिक देखो, ठीक है। इसमें क्या है, ये बंदा मैच देख पा रहा है, ये भी देख पा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, देख ही नहीं पा रहा, और इसको जो विजन है वो काफ़ी मतलब हल्का फुल्का दिख रहा होगा। तो क्या किया, जिसको जितनी ज़रूरत थी स्टेट ने उसको उतना ही वो दिया। अब इसके पास ऑलरेडी ये बॉक्स था, इससे लेके इसको दे दिया, इसके ऊपर एक और जो ये वाला था जो ये बिल्कुल नहीं देख पा, जो हैंडीकैप है, इसको भी कुछ ना कुछ मतलब कि स्पोर्ट दे दिया कि अच्छे से तीनों एंजॉय कर सके। यानी कि तीनों को हमने इक्वल लेवल पे ले आए। अगर आप लेकिन यहाँ पे देखोगे, अगर नीचे देखो कोई इक्वालिटी नहीं है। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हमारे यहाँ पे जो रिजर्वेशन है ना, उसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बेसिस पे, और इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ताकि हम सबको एक सिमिलर लेवल पे लेके आया जा सके। अंडरस्टूड? आई होप दिस इज क्लियर। ये अमेरिकन कंसेप्ट है। अब इसके अंडर ना कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कि सबसे पहला है आर्टिकल 360A के अंडर कोई भी सिविल और नो सिविल और कोर्ट प्रोसीडिंग कैन occur for a person publishing any substantial true report of either House of Parliament and State Legislature। अगर कोई बंदा भाई हाउस ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की ट्रू रिपोर्टिंग करता है तो उसके खिलाफ कोई भी ऐसा कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 105 एंड स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि MLA अंडर आर्टिकल 194 वो किसी भी कोर्ट में लाइबल नहीं होगा जो भी उसने पार्लियामेंट में कहा है या वोट किया है। अंडरस्टूड? उसके बाद है कि जो फॉरेन सोवरन है, मतलब रूलर्स है, एम्बेसडर है, डिप्लोमेट्स है, उनको इम्यूनिटी दी जाती है क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई फॉरेनर है जो इनको क्यों दिया जा रहा है, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शन है जनरली इक्वालिटी के। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हमें किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। किन ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि 1,
2, 3, 4 एंड 5। तो बेसिकली 5 ग्राउंड मेंशन, आप इनके बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इसमें जो ओनली वर्ड डिनोट है ना, ओनली, यानी कि भाई इन 5 से अलग अगर और कोई ग्राउंड है तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। अंडरस्टूड? तो ये अलाउ करता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड आर नॉट प्रोहिबिटेड। इनसे अलग अगर और कोई ग्राउंड है ना, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। अंडरस्टूड? आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि इन 5 ग्राउंड पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। 15 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन 5 ग्राउंड कॉम्बिनेशन और बाय बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब कि ना तो स्टेट कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन, ना ही कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कर सकता। ये सिंपल सी चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन आने के बिल्कुल लिस्ट चांसेस है, लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई रिजर्वेशन क्या आपका फंडामेंटल राइट है? क्या रिजर्वेशन आपका फंडामेंटल राइट है? नहीं है, रिजर्वेशन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अब एग्जांपल के तौर पे आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर स्टेट चाहे तो वो कुछ प्रोविजन बना सकते हैं वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, उनकी बेनिफिट के लिए, ठीक है, मतलब कि उनके अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड। अब भाई लेट्स से गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, तो क्या आप कोर्ट में चले जाओगे कि सर हमारा तो फंडामेंटल राइट है, स्टेट को तो बनाना पड़ेगा प्रोविजन? नहीं, दीज आर इनेबलिंग प्रोविजन, दीज आर नॉट योर फंडामेंटल राइट। Please understand that Article 15 clause 3, 15 clause 4, these are not your fundamental right. Are you getting me? Okay? तो आपको ये याद रखना, बस these are just enabling provision. Understood guys? Article 15 clause 4 परमिट करता है कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसमें आपका SC ST भी आ जाता है, ठीक है। और ये जो 15 क्लॉज 4 है ना, ये ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो इतना भी याद रखना है। उसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है कि आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडेड हो या अनएडेड हो, राइट। अब ये जो ऐड किया गया था, ये किया गया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 15 क्लॉज 4 ऐड किया गया था 103rd, जिसके अंडर EWS में रिजर्वेशन दिया जाता है। अब सर इसमें याद क्या रखना, आप हमें वो बताओ बस। चलो मैं आपको वही बता देता हूँ, सिंपल सी चीज़ क्या रखनी है आपको याद। देखो 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2 इज योर फंडामेंटल राइट कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, दीज आर जस्ट इनेबलिंग प्रोविजन। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये बोलता है कि अगर स्टेट चाहे तो वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए लॉ बना सकता है, लेकिन ये ओरिजिनली नहीं दिया, ये ऐड ही हुआ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 मतलब रिजर्वेशन दे रहा, कहाँ पे रिजर्वेशन दे रहा है? ये रिजर्वेशन दे रहा है आपका एजुकेशन में। ये ऐड हुआ आपका 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 15 क्लॉज 6 ये बेसिकली 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जहाँ पे EWS इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन दिया गया। तो गाइज ये आपको याद रखना अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि कौन से अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। नाउ उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 16। यहाँ पे बात की जा रही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि जो सरकारी नौकरी होती है उसमें नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को एक्सक्लूड कर देंगे कि भाई आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हो इसलिए आप फॉर्म नहीं भर सकते, नहीं ऐसा नहीं होगा, राइट। किस ग्राउंड पे भाई? ग्राउंड देखे एक बार, बिल्कुल देखते हैं। सबसे पहला रिलीजन के बेसिस पे, ओके, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, डेस्केंट के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, रेसिडेंस के बेसिस पे, ठीक है। 5 ग्राउंड तो पीछे वाले 2 और ऐड है, कौन कौन से? रेसिडेंस और ये डेस्केंट, इन 2 ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इसमें भी ना कुछ एक्सेप्शंस वगैरह दी हुई है, राइट, जो आपको बेसिकली याद रखनी है। नो नीड टू रिमेंबर, वो कुछ हैदराबाद निजाम एंड उनसे रिलेटेड थी, नो नीड टू रिमेंबर, एग्जाम में नहीं आएगा। यहाँ से क्या पूछा जाएगा आप वो समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रोविजन है ना, देखो आर्टिकल 16 जो है वो बात करता है रिजर्वेशन की, कहाँ पे? सरकारी नौकरी में, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 15 जो वो रिजर्वेशन की बात करता है कहाँ पे? एजुकेशन में। इसमें एक आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है जो कि ये बात करता है कि हम जो है वो बेसिकली रिजर्वेशन दिया जाएगा प्रमोशन में भी। कहाँ की बात करता है भाई? ये बात करता है कि रिजर्वेशन कैसे होता है नॉर्मली रिजर्वेशन हमारे यहाँ पे? भाई रिजर्वेशन होता है सर अपॉइंटमेंट में, अपॉइंटमेंट में होता है रिजर्वेशन। लेकिन लेट्स से आप ऑफिस में चले गए, ऑफिस में बैठे हुए हो, ठीक है, ऑफिस में आप हो गया आपका सिलेक्शन वगैरह, अब प्रमोशन की बारी आई तो आपको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है।
प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बोला कि यार अब ना प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे रहे हो, कोई इश्यू नहीं है, बट मेक श्योर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के साथ कुछ गड़बड़ ना करो। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है ना वो कम नहीं होनी चाहिए। पता लगे मतलब कि पूरा वर्कलोड ही अच्छे से नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, और ये बोला गया है आर्टिकल 335 में, और ये आपका यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट। ओके, तो ये आपको याद रखना है इसमें। इज दैट क्लियर गाइज? और जनरली इसमें मोस्टली यही चीज़ें याद रखनी है कि मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया था 27% फॉर ओबीसी। इंदासानी जजमेंट में बोला गया था कि 50% की कैप है, बट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में कहीं ना कहीं उसको ब्रीच कर दिया गया था, राइट। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, बेसिक चीज़ें है जो आपको याद रखनी है, अंडरस्टूड। और ये जो आर्टिकल 16 क्लोज 4 है 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। इज दैट क्लियर गाइज? अब मैंने आपको ना स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, क्या बताया था कि भाई हम ना टेस्ट सीरीज की तैयारी नहीं कर रहे। टेस्ट सीरीज में ना भर भर के इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंडामेंटल राइट से पूछो मत। लेकिन आप जब यूपीएससी का ऑफिशियल पेपर देखोगे तो आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। तो पर्पस वही है, क्योंकि फाउंडेशन तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। फाउंडेशन पढ़ाता तो आर्टिकल 15 को ही मैं 1-1.5 घंटे में पढ़ाता आप लोगों को, कि पूरा जजमेंट एंड ऑल दैट, उसी में काफ़ी टाइम चला जाता। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि आपका मार्क बूस्टर सीरीज है एक तरह से, कि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो, अंडरस्टूड। चलो, उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड देख लेते हैं कि एक कालेलकर कमीशन बिठाई गई थी 1953 में, जो कि पहली कमीशन थी जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था बैकवर्ड क्लासेस को, कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से अलग भी बैकवर्ड क्लासेस है देश में, ठीक है। अब मंडल कमीशन, उसके बाद एक मंडल कमीशन बिठाई गई। उन्होंने 1980 में ये एस्टिमेट किया कि ओबीसी पॉपुलेशन जो है ना वो अराउंड 52% है, ओके। और कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी को बैकवर्ड वो बताया इन्होंने, कुछ पर्टिकुलर नंबर दिए, ठीक है। और इन्होंने बात की कि हमें जो एग्जिस्टिंग कोटा ना उसको इंक्रीज करना चाहिए, ओके। एज ऑफ नाउ आपको ये याद रखना है, एज ऑफ नाउ SC/ST का मिला के 22.5% है, ठीक है। और ओबीसी का कितना है 27% है। बस अभी आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी की बात करता है। अब अनटचेबिलिटी क्या भाई, भेदभाव, छुआछूत है नहीं, वो सारी चीज़ें। तो ये अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है ना वो एबोलिश है, मतलब एबोलिश की गई है, ये अलाउड ही नहीं है इन ऑल फॉर्म। तो मैं ये बोल सकता हूँ सर अनटचेबिलिटी एक एब्सोल्यूट मतलब कि वो है, आर्टिकल है, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिया गया है। तो आर्टिकल 17 इज एन एब्सोल्यूट मतलब कि इट हैज़ एन एब्सोल्यूट प्रोविजंस, कि भाई अनटचेबिलिटी जो है ना वो हर एक फॉर्म में फॉरबिडन है, आप इसको अलाउ नहीं कर सकते। प्लस में कॉन्स्टिट्यूशन तो इस मतलब ऐसे कोई पनिशमेंट देता नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था जिस एक्ट को हम लोग बोलते हैं अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, ओके। इस एक्ट को बार बार अमेंड किया गया और इसको रिनेम किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, अंडरस्टूड। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि जो अनटचेबिलिटी वर्ड है ना वो डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही एक्ट में। तो स्टेटमेंट आ सकती है कि अनटचेबिलिटी वर्ड डिफाइंड, इस तरह की स्टेटमेंट आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेरियस जजमेंट में बोला है कि अनटचेबिलिटी का जो मतलब है ना वो हमको लिटरल या फिर ग्रामेटिकल सेंस में समझा जाएगा, ठीक है, ओके। नो एक्चुअली ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, ये बोल रहा है कि अनटचेबिलिटी जो है ना वो ग्रामेटिकल सेंस में नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस जो थी ना जो कि हिस्टोरिकली डेवलप हुई है उस सेंस में समझा जाएगा। पार्डन मी गाइस, दिस जस्ट स्लिप ऑफ टंग, ओके। ये आपको याद रखना है। एंड आर्टिकल 17 जो है ना अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल भी, यानी कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी आपके साथ छुआछूत इस तरह का वो कर रहा है तो आप जा सकते हो, मतलब केस कर सकते हो उसके खिलाफ। और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसके अंडर, वो करके जाना इस साल, SC/ST एक्ट 1989, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इस साल के लिए, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आया था इस साल, अंडरस्टूड गाइज। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 17। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल की, जैसे पहले होते थे राय बहादुर और ये सारी चीज़ें। या हम लोग बात करें इक्वालिटी की, तुम किसी को राय बहादुर का स्टेटस दे रहे हो, किसी को किसी और चीज़ का, तो इक्वालिटी कहाँ रही, तुमने तो किसी को सुपीरियर बना दिया ना। तो इसीलिए स्टेट जो है वो टाइटल को प्रोहिबिट करता है, ठीक है, कि प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल एंड प्रोहिबिट सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, अंडरस्टूड। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, इवन जो फॉरेन नेशनल है जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं वो भी
मतलब कि ऐसे रिसीव नहीं कर सकते किसी भी टाइटल को फॉरेन स्टेट से बिना प्रेसिडेंट की एसेंट के, ठीक है। आर्टिकल 18 ऐसा कोई पनिशमेंट वगैरह प्रिस्क्राइब नहीं करता कि किसी ने वायलेट कर दिया तो क्या होगा, ऐसा उस तरह का कोई पनिशमेंट है नहीं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, जैसे मिलिट्री एंड अकेडमिक। अब हम किसी को डॉक्टर बोल रहे हैं, उसने PhD कर लिया, या फिर हम किसी को जनरल बोल रहे हैं, ठीक है, तो भाई वो मिलिट्री या फिर अकेडमिक डिस्टिंक्शन है जो कि अलाउड है, अंडरस्टूड, वो आपका एक्सेप्शन है, वो टाइटल में नहीं कंसिडर किया जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला, जैसे जो अवार्ड है ना भारत रत्न या पद्म विभूषण, ये भी टाइटल नहीं है, दे आर ऑल्सो नॉट टाइटल। इंडियन सिटीजन फ्री टू रिसीव अवार्ड बट नॉट टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। वो अवार्ड ले सकते हैं, जैसे आप लोग सुनते हो ना, मतलब कि फॉरेन में कोई ऑस्कर अवार्ड हो गया, और कोई म्यूजिक से ग्रैमी अवार्ड हो गया, म्यूजिक से रिलेटेड और कोई अवार्ड हो गया, ऐसे अलग अलग अवार्ड आते रहते हैं, है नहीं। आप स्टेट PCS के लिए पढ़ते हो, अवार्ड ले सकते हो, आप टाइटल नहीं ले सकते बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमारा जो राइट टू इक्वलिटी था ना वो हो गया खत्म। अब आता है हमारा आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, जो कि फ्रीडम की बात करता है। अब इसमें राइट टू फ्रीडम में 6 तरह के राइट दिए गए हैं। पहले आप ये याद रखो कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना वो आर्टिकल 19 में था, लेकिन इसको बाद में डिलीट कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप मुझे ना इसका आंसर देना, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। आर्टिकल 300A प्रोटेक्ट, आर्टिकल 300A प्रोटेक्ट आवर प्रॉपर्टी अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। बस इतना बता देना ये ट्रू है या फॉल्स है, दैट्स ऑल, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट। और सेम स्टेटमेंट बस एग्जीक्यूटिव की जगह, लेजिस्लेटिव की जगह एग्जीक्यूटिव एक्शन, ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, ये आपका आंसर है। पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 1978 में इसको हटा दिया गया, तो ये आपको याद रखना है, अंडरस्टूड, ओके। और हम लोगों ने एक चीज़ की थी सर, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये जो आर्टिकल्स है ना ये फॉरेनर्स पे अप्लाई नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ इनको एंजॉय किया जा सकता है भारतीय नागरिकों के द्वारा ही, अंडरस्टूड। नाउ ये किसी प्राइवेट मतलब कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, मतलब दे आर नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल, इस तरह की बेसिक चीज़ें हैं। अब हम लोग आते हैं पहले उस पर, मतलब आर्टिकल 19 के अंदर भी 6 तरह के राइट्स हैं। सबसे पहला फ्रीडम ऑफ असेंबली, कि आप लोग असेंबल हो सकते हो इन पीसफुल मैनर, अनआर्म्ड, ठीक है, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। लेट से आप असेंबली मतलब कि ऐसे इकट्ठे हो रखे हो, लेकिन अगर सोनिटी की बात आए, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की या पब्लिक ऑर्डर की बात आए, तो उस सिनेरियो में आपका जो फ्रीडम ऑफ असेंबली वाला फंडामेंटल राइट है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब कर्फ्यू लगता है तो अलाउड नहीं होता ना कि 2 या 3 से ज़्यादा बंदे मतलब एक साथ नहीं रह सकते, है नहीं। एक तरह से आप बोल दोगे कि सर ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, राइट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। चलो आगे है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपको बोलने का अधिकार है। इसमें आपका कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट भी आ जाती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। अब लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक, कि आप जो स्ट्राइक करते हो ना फैक्ट्री वगैरह में या कहीं और, वो भाई आपका इसके अंडर कवर नहीं होता, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंड, अगर मतलब कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू अगर हमारे फ्रेंड रिलेशन खराब हो रहे हैं, लेट्स से भाई आपने पब्लिक में आके किसी दूसरी कंट्री को आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और हमारा आपके उल्टा सीधा बोलने से हमारे रिलेशन खराब हो गए, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो उस सेंस में भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इस पर भी रोका जा सकता है। डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ऐसे चीज़ों में भी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215 के अंडर आता है। आर्टिकल 129 आता है आपका सुप्रीम कोर्ट, 215 आता है आपका हाई कोर्ट, अंडरस्टूड, तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आपके पास फंडामेंटल राइट है कि आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप से खुद को एसोसिएट कर सकते हो, दिस इज़ योर फंडामेंटल राइट। बट इसमें भी कुछ ना कुछ आपके ऑब्वियसली बात है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक आप ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस है, अंडरस्टूड। अब यहाँ से क्वेश्चन ना सच बताऊँ तो वैसे आता है जजमेंट से रिलेटेड, मतलब जो लेटेस्ट जजमेंट आती है ना सुप्रीम कोर्ट की, उनसे रिलेटेड आता है। आज तक आर्टिकल 19 पे एज सच
स्टैटिक वाला कोई वो नहीं आया, एक क्वेश्चन पूछा था आई थिंक उन्होंने इससे पहले, पर वो स्टैटिक से नहीं आएगा। मोस्टली यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना वो राइट टू प्रॉपर्टी वाला बनता है, जिसको हमने आर्टिकल 300A में भी डाल दिया। अंडरस्टूड नाउ। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि आपको इधर कहीं पे भी जाने का अधिकार है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन लेट्स से आप कोविड है, कोविड के टाइम पे आप अंदर घूम रहे हो, पुलिस आएगी आपको डंडा मारेगी, आप कहोगे कि सर हमारा तो फंडामेंटल राइट है। भाई ये भी तो देखो ना, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। अगर पब्लिक जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में आपका इस फंडामेंटल राइट को रोका जा सकता है, ओके। और शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपके इस फंडामेंटल राइट को रोका जा सकता है। नहीं तो आप तो भाई जो ट्राइबल एरिया उसमें चले जाओगे, उनके कल्चर वगैरह को डिस्टर्ब करोगे, है नहीं। तो इन सिनेरियो में आपके फंडामेंटल राइट को रोका जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज मेकिंग सेंस ऑल्सो। नेक्स्ट उसके बाद है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, कि आप भारत की किसी भी टेरिटरी में जाके रह सकते हो, ओके। इसके दो, दिस राइट हैज टू पार्ट, द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि आप कहीं पे भी रह सकते हो। राइट टू सेटल, मतलब आप कहीं पे मतलब टेम्परेरी भी रह सकते हो, वहाँ पे जाके सेटल भी हो सकते हो। अंडरस्टूड। अब इसमें भी आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ये सिंपल सी चीज़ें थी। आई होप गाइस आपको आर्टिकल 19 जो है ना वो समझ आ रहा होगा। अब लास्ट जो है इसमें वो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी कि आप कोई भी काम कर सकते हो। अब आप कोई भी काम कर सकते हो, कल को आप इलीगल काम करने लगो, हैं वो नहीं है। इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। अंडरस्टूड। इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। तो ऑल सिटीजन्स को अधिकार दिया गया है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशन को, कोई भी काम कर सकते हैं, ट्रेड बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं, राइट। मतलब कि आपकी जो लाइवलीहुड है ना वो अर्न करने से रिलेटेड है ये जनरली। इसमें भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, जैसे इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हो गया। फर्दर ये भी बोला गया है कि स्टेट को एम्पावर किया गया है कि वो प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है आप कल को बोलो मुझे डॉक्टर बनना है, आप घर पे बैठे बैठे आप बोलो मुझे डॉक्टर बनना है। अरे भाई पर्टिकुलरली स्टेट प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि हाँ दीज आर द टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आप पहले ये एग्जाम क्लियर करो, फिर यहाँ पे जाओ, फिर ये करो, फिर वो, ऐसे प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके बाद ही वो होगा। ऐसा थोड़ी आप घर बैठे बैठे बोलो मुझे तो आईएएस बनना है, ठीक है, मुझे तो आईएएस बनना, मुझे वर्दी ला के, मतलब कि मुझे आईपीएस बनना, मुझे वर्दी ला के दे दो। नथिंग लाइक दैट। एक प्रॉपर प्रोसीजर है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। और कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन और अदरवाइज। अब देखो इसका मतलब क्या, वो ये सिंपल सी बात बोलता है कि स्टेट इज एम्पावर्ड टू कैरी ऑन इटसेल्फ बाय एनी ट्रेड, यानी कि हमारे यहाँ पे ना भाई आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, नो इशू। लेकिन अगर सरकार चाहे तो पूरी तरह से या किसी पर्टिकुलर हद तक, यानी कि या तो कंप्लीटली या पार्शली, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को रिजर्व कर सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही बिजनेस करेगा, यानी कि स्टेट ही ऑपरेट करेगा, स्टेट ही, जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस प्रोडक्शन हो गया। अब ऐसा थोड़ी है कल को आप बोलोगे सर मुझे बंदूक बनानी है, मुझे बम बनाना है, नहीं भाई, कुछ चीज़ें हैं पर्टिकुलरली अगर स्टेट चाहे तो खुद से ही कर सकता है। इज दैट क्लियर गाइज? आई होप दिस इज मेकिंग सेंस एंड दिस इज क्लियर। एंड प्लीज़ कमेंट जरूर करना अगर आपको समझ आ रहा हो तो, राइट, क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब आर्टिकल 20 जो है आपको आर्बिट्रेरी अरेस्ट, मतलब कि आपको ऐसे अरेस्ट कर लिया, या फिर आपको एक्सेसिव पनिशमेंट से बचाता है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता है। अंडरस्टूड। अब मैंने आपको क्या बोला था, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये तो है भाई सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए, बाकी सारा फॉरनर्स के लिए भी है। तो यानी कि ये सिटीजन ऑफ फॉरनर के लिए भी है, और लीगल पर्सन जैसे कंपनी, कॉर्पोरेशन, उनके लिए भी अलाउ है। अब इसमें 3 प्रोविजन है। सबसे पहला नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। जिस टाइम पे आपने जो अपराध किया है उस टाइम पे जो भी उसकी सजा होगी वही आपको दी जाएगी। ऐसा नहीं है लेट्स से आपने 2024 में कुछ अपराध किया, ठीक है, कुछ क्राइम किया, लेकिन उस टाइम के हिसाब से वो क्राइम है ही नहीं, वो एक नॉर्मल एक्ट है, ठीक है। लेकिन 2028 में पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और ये बोल दिया जो आपने 2024 में एक्ट किया था ना वो अब क्राइम है एक। तो ऐसा है कि आपको पीछे जाके वो आपको प्रोसिक्यूट कर देंगे, कि आपको पीछे जाके बोल देंगे कि आपने ना 2024 में ऐसा काम किया था, अब ना 2028 में हमने कानून बना दिया ये क्राइम है तो आपको सजा मिलेगी। नहीं, आपको सिर्फ उसी लॉ के अकॉर्डिंग कन्विक्ट किया जाएगा जो कि फोर्स में था एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। Is that clear? I hope this is making sense. Next, subject to a penalty greater than that prescribed by law in force at a time, मतलब आपको उससे ज़्यादा वो नहीं मिल सकती पेनल्टी जितनी उस टाइम पे उस कानून के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई थी। अब नेक्स्ट है नो डबल जोपार्डी।
अब आपको एक ही ऑफेंस के लिए बार बार कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। अब आप बोलोगे लेट्स से इमेजिन ए सिनेरियो, आपने अब आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आपने अपने ऑफिस में कुछ घपलेबाजी की, अब आपको जेल की सज़ा हो गई, ठीक है, आपको कोर्ट में लेके जाया गया, आपको जेल की सज़ा हो गई, ठीक है भाई। अब आपको नौकरी से भी निकाल दिया, समाज में बेइज्जती भी हो गई, तो आप ये बोलोगे कि सर ये तो मेरा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो गया, मुझे तो एक सेम ऑफेंस के लिए बार बार सज़ा मिल गई, क्योंकि मुझे नौकरी से ही निकाल दिया, मुझे जेल भी हो गई, मुझे ये भी हो गया। नहीं, इसमें ना एडमिनिस्ट्रेटिव जो पनिशमेंट है ना वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ में आपको सेम ऑफेंस के लिए बार बार कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार से ज़्यादा कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी बंदे को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो खुद के खिलाफ ही मतलब कि एक तरह से कुछ गवाही दे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कि आप उसको मार मार के उगलवा रहे हो, कबूल कर कि तूने ही खून किया है, नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। अब ये मैंने आपको ना बिल्कुल बेसिक वे में बता दिया कि क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होता। ये प्रोटेक्शन डबल जेओपार्डी यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है। जो प्रोटेक्शन है ना अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड करती है ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लेकिन जहाँ पे इस तरह के एविडेंस आ जाते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल खून हो गया, मतलब लेट से ब्लड सैंपल्स हो गया या और कोई सैंपल्स हो गया जो कि बायो मतलब मेडिकली है, तो वहाँ पे ये आपका अप्लाई नहीं होगा ये वाला आर्टिकल, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 21, मोस्ट इंटरप्रेटेड लॉ ऑफ ये फंडामेंटल राइट। अब आर्टिकल 21 बात करता है किसी भी इंसान को डिप्राइव नहीं किया जाएगा उसकी लाइफ से या उसकी पर्सनल लिबर्टी से। एक्सेप्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि जो लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब है उसी के बेसिस पे अगर आपने कुछ किया होगा तो आपको आपकी लाइफ से या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे ना दो कंसेप्ट आते हैं, एक तो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक आता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये बात करता है, लेट से एक मतलब कि कल को पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि भाई जो भी मतलब कि लेट से चोरी करेगा ना हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे, ऐसा मतलब कि उन्होंने कानून बना दिया पार्लियामेंट ने। अब एक बंदा गया भाई, उस बंदे को मतलब कि उसने चोरी वगैरह की होगी, अब उसने देखा मैंने तो चोरी किया है, मेरी तो जान जा रही है नहीं, उसने कोर्ट में चैलेंज किया, ठीक है, उसने कोर्ट में चैलेंज किया तो अनफेयर है, मैंने तो छोटी सी चोरी की थी, उसके लिए अपनी जान थोड़ी ना ले लोगे। अब कोर्ट क्या देखेगी? कोर्ट ये देखेगी जिसने ये कानून बनाया, लेट से पार्लियामेंट ने बनाया ये कानून, क्या पार्लियामेंट ये कानून बनाने के उनके पास इतनी पावर थी ये कानून बनाने की? अगर हाँ तो हाँ, बात खत्म, ठीक है। अब कुछ देखेगा ही नहीं कोर्ट, यानी कि ये लॉ सोसाइटी के लिए अच्छा है बुरा है नहीं, ये जनरली सिर्फ कोर्ट, सॉरी ये मैंने जो आपको बताया नहीं, ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, मैंने गलती से ना ड्यू प्रोसेस बोल दिया। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में क्या देखेगी कि जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके कानून बनाया गया है, वो कानून कैसा भी हो, सोसाइटी के लिए कैसा भी हो, उस सिनेरियो में आपको उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी। सोसाइटी के लिए अच्छा है बुरा डजेंट मैटर, यहाँ पे लीगलिटी में जाएगा ही नहीं, मोरालिटी में जाएगा ही नहीं कोर्ट, ठीक है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या ये तो देखेगा ही कोर्ट, प्लस में ये देखेगा कि भाई जो ये कानून बनाया क्या ये सोसाइटी के लिए अच्छा है, अगर लगेगा नहीं है सोसाइटी के लिए अच्छा है तो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सर एक वाइडर कोनोटेशन है और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एक नैरो है। यहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि कानून किसने बनाया, अगर एक जिसके पास पावर थी उसने कानून बनाया है तो ठीक है, यानी कि सिर्फ प्रोसीजर को करेक्टनेस को देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोर्ट रिव्यू करेगा कानून को भी और उसकी फेयरनेस को भी, क्या ये सोसाइटी के लिए अच्छा भी है या नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको मेन का गांधी केस में देखने को मिलता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एक गोपालन केसेस में, ठीक है, एक गोपालन केस में। आई होप गाइस आपको दोनों में जो फर्क है वो समझ में आ गया होगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए का है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इंडिया का है। क्लियर? चलो अब ये आपको भाई रट लेना है, ठीक है। रखना तो क्या खैर मेंस के लिए ज़्यादा जरूरी है, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। राइट टू लिव विद, देखो राइट टू लाइवलीहुड ओल्गा तेलिस एंड बीएमसी वाला मैटर ये पढ़ लेना। राइट टू प्राइवेसी जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी, यूपीएससी इसके पीछे पड़ा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए एक बार में, ठीक है। उसके बाद राइट टू फ्री लीगल एड हुसैन आरा खातून स्टेट ऑफ बिहार, PIL वाला कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट हुआ था, राइट। उसके बाद राइट टू एजुकेशन उन्नी कृष्णन, वैसे स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट MC मेहता देख लेना। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस DK बासु जजमेंट,
उसके बाद राइट टू ट्रैवल अब्रॉड मेनका गांधी, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन मोहिनी जैन वैसेज स्टेट ऑफ कर्नाटक। कुछ जजमेंट है, बेसिक जजमेंट है, आप लोग देख सकते हो। एग्जाम में आएगा, शायद मैच द फॉलोइंग में आ जाए, बट अब तक तो पूछा नहीं गया, बट फिर भी एक बार देख लेना, राइट, क्योंकि मेंस में कोट करने के ज़्यादा काम आते हैं रेदर देन यहाँ पे। चलो आगे बढ़े। अब एक और चीज़ है जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सिंपल सा बोलता है, आप लोगों ने काफ़ी जगह पढ़ा होगा कि भाई यहाँ पे ना CRPC मतलब सॉरी भारतीय न्याय संहिता और ये सारे एक्ट नहीं लगते, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लगता है। सिंपल सा मतलब क्या है, निमो जुडेक्स इन कोजा सुआ। सिंपल सा मतलब है कि आप खुद के ही केस में जज नहीं बन सकते। लेट्स से मैंने गलती की, मैं ही जज हूँ कि मैंने गलती किया नहीं की, गड़बड़ है ना, राइट, ओके। दूसरा ओडी ओल्टम पार्टम, यानी कि हियर द अदर साइड, बोथ पार्टी शुड बी हर्ड। नेक्स्ट रीजन डिसीजन, यानी कि जो डिसीजन है भाई वो रीजनिंग और एविडेंस के बेसिस पे लो, सीधी सी बात है, ऐसे नहीं है ऐसे आर्बिट्रेरी डिसीजन ले लिया। तो ये आपको याद, ये स्पेशल ना ये वाले वर्ड याद कर लेना। अब तक ना CDS और CAPF में पूछे गए इस तरह के वर्ड, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछे जाए, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजन है। पार्ट 3 में है भाई कि कंपलसरी कर दिया एजुकेशन 6 से लेकर 14 साल के बीच में, राइट। ये आपका आर्टिकल 21A में है। पार्ट 4 में यानी कि आर्टिकल 45 में कर दिया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर जब तक 6 साल के नहीं हो जाते। पार्ट 4A में बोल दिया 6 से 14 साल के बच्चों को आप अपॉर्चुनिटी दो, गार्जियन को बोला है कि वो पढ़ लिख सके। क्यों दिया 6 से 14 ही क्यों बोला, क्योंकि भाई 6 से 14 साल तक तो गवर्नमेंट फ्री में दे रही है एजुकेशन, इसलिए बोला, अंडरस्टूड। और जो राइट टू एजुकेशन 2009 है, इसमें 50% सीट रिजर्व है वीकर सेक्शन के लिए, बट ये माइनॉरिटीज पे अप्लाई नहीं होता। इसमें कोई डिटेंशन पॉलिसी नहीं, यानी कि किसी को डिटेन नहीं किया जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ है जो आप लोग देख सकते हो। चलो नेक्स्ट है आर्टिकल 21, ये हम लोग कर चुके हैं अभी, वी हैव डन दिस, राइट। आर्टिकल 22 ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको समझते हैं थोड़ा। तो गाइज आर्टिकल 22 को हम अपनी नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये लंबी क्लास हो जाएगी, राइट। इसके बाद एक और पार्ट आएगा आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। मैं आपको बता चुका ऑलरेडी, प्लीज़ ये कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और हम आर्टिकल 32 को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।